ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज, देखो कितना डिटेल पॉइंट है ये। ये पॉइंट एनसीईआरटी में आपको सिर्फ दिया है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, बट कौन से टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, देखो एसिड फॉस्फेटेज पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, क्वेश्चन आ चुका है। तो एनसीईआरटी को सिंगल रीडिंग नहीं है, एनसीईआरटी को तो रीड करना है, बट उसके पीछे का उसके पीछे का सब डिटेलिंग आपको करनी है, हर पॉइंट को डिटेल में लेके जाना है। वही मेरे नोट्स, वही मेरे स्लाइड्स में है। आप मेरी स्लाइड्स को साइड में रखो और आप अपने एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, या आप अपनी प्लस आप अपनी स्टेट की बुक पढ़ते जाओ। आपका 11th का या 12th का स्टेट का बोर्ड का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, अलॉन्ग विद दैट नीट के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस भी आएगा, और यही रियल स्ट्रेटेजी है पढ़ने की। अननेसेसरी मैम ये पढ़ना है, ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, अरे बुक्स कितनी सारी है, देयर आर सो मेनी बुक्स। इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि आप अपने कंसेप्ट उस बुक को लेके कितने क्लियर कर रहे हो। 10 बुक, इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? यू हैव दैट मच टाइम? आई डोंट थिंक सो कि आपके पास इतना टाइम है। देयर आर hell lots of we can say chapters in your 11th and 12th include करे तो there are so many chapters। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी की पूरी बाकी है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर 10 अटेम्प्ट देने हैं तो आई डोंट नो 10 नहीं दे सकते वैसे, ठीक है। तो देखो मैंने हर चीज को ऐसे ऐसे पढ़ते जाओ, कंसेप्ट को क्लियर करते जाओ, हर किसी का गिस्ट फॉर्म बनाओ। शॉर्टकट में उस चीज को कैसे लर्न कर सकते वो मैं आगे वाले क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो इतना ठीक है। मैंने आपको यही कहा है कि एमटीजी फिंगर टिप्स का मैंने रिव्यू कर लिया है, मुझे ठीक लगी वो बुक्स। तो आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपके पास एक हाथ बुक होनी चाहिए, तो यू कैन गो विद दैट बुक, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको टैकल करें। जो एमटीजी में आई गेस वो पूरे क्वेश्चन से, फिर भी जब कभी आप मार्केट में जाओगे, क्योंकि मैंने तो वो ऑनलाइन रिसर्च किया है सब कुछ, मार्केट में जाओगे तो उसको यू शुड गॉन थ्रू दैट बुक फर्स्ट। लेटेस्ट एडिशन लेनी है, आई थिंक 2019 का किया था मैंने, हाँ लेटेस्ट एडिशन। हाँ कितनी थे एमटीजी जो मैंने, हाँ तिलक आपको पता होगा आई गेस, हाँ जो आपने भेजा था ना तिलक, वही एमटीजी मैंने आपको भेजा था, ठीक है। वैसे 11 था क्या एडिशन था, हाँ यस, ठीक है। तिलक कौन सा नंबर था? 11 ही था ना? यस, ठीक। अब जाना बुक और लेटेस्ट एडिशन लेनी है, कभी भी लेटेस्ट ही लेना सिद्धेश, लेटेस्ट में सब कुछ कंपाइल्ड होता है, अगर पुरानी लोगे तो फिर कुछ छूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो यार हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक। 40 मिनट में, 10 मिनट में ऐसे लगता है कि खत्म हो गया मेरा क्लास, और आज मैंने इतनी सारी बातें की आपसे, मैं बीच बीच में बताते जाऊंगी आपको, थोड़ा सा एक ये मंथ जाने दो, सब कुछ चीजें अच्छे से हो जाएगी, मैं आपके कंटिन्यू क्लासेस भी लेने लगूंगी, ठीक है। 1-1.5 महीने का थोड़ा सा वेट करो। अगर आप लोग का मैं बीच में लेना चाहती हूँ तो आप लोग की बाकी शेड्यूल्स काफी पैक होते हैं, व्हाट शुड आई डू? फिर रात का टाइम मिलता है मुझे, सुबह मेरा खुद का टाइम बहुत बिजी होता है, तो सब देयर आर सो मेनी थिंग्स, पर वर्क उस पर वर्क करूंगी मैं, और मैं कर लूंगी मैनेज। आप अब अब तक जितना भी पढ़ा है वो आप अच्छे से करो, हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। नीट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना हमने उसको बना के रखा है, ठीक है। चलो जरा बताओ जरा ये फटाफट, थोड़ा सा मुझे आगे जाना है आज, साइटोस के लिए कंप्लीट करना था, बताना क्या समझा इससे। लास्ट क्लास में हो चुका था ये, पर बीच में से बंद हो गया हमारा क्लास, तो ये रह गया था। चलो बैक टू क्लास, बैक टू टॉपिक, ये चीजें होती रहेगी। बता दिया मैंने, एमटीजी फिंगर टिप्स का सर्वे मैंने कर लिया है, बुक सेलर के पास जाके वहां से देख लेना है बुक को अच्छे से, और यू कैन परचेज दैट। विली के लिए मैं बताऊंगी आपको, अगर किसी को विली ही करना है तो विली का भी मुझे रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। फिलहाल मैं विली को, गुड बुक तो है, अच्छी बुक तो है, पर मैंने उसको अंदर से नहीं देखा है, मैंने बुक्स में रियल में हर क्या है, ठीक है, हर चीज कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विली के लिए अभी फिलहाल नहीं कहूंगी कुछ भी, ठीक है, एमटीजी के लिए ठीक है। चलो हाँ, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2,
क्या है इसे बताना जरा, एन क्या लिखना है, सी क्या लिखना है, फटाफट बताते जाओ। ये जस्ट मुझे जानना है कि आपको ये समझ गया क्या, सो दैट कि वी कैन गो फर्दर। फटाफट। यस, व्हाट इज दिस? मैंने कहा था कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम या अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हम देखते हैं, एन से देखते हैं, और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कैसे देखते हैं, सी से। कैसे डिनोट करते हैं, सी से करते हैं। और हर बार आपको होमोलोगस क्रोमोसोम को ही मद्देनजर रखते हुए बात करनी है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे कि जो क्रोमोसोम नंबर 1 फादर के पास भी है, क्रोमोसोम नंबर 2 मदर के पास भी है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हुए। क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे। हर किसी की बॉडी में एक क्रोमोसोम नंबर 1 हर किसी के बॉडी में है, क्रोमोसोम नंबर 2 भी हर किसी के बॉडी में है। तो अगर वो क्रोमोसोम नंबर 1 किसी दूसरे क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ बाइंड होता है या कंबाइन में आता है, पेयर बनाता है, तो वही होता है होमोलोगस पेयर। बताना जल्दी। यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हो गया था, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। ये मेरा टॉपिक आज का टारगेट नहीं है। दिस इज योर 1 and 1C, वेरी गुड। व्हाट इज दिस, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज योर, दिस इज व्हाट? ये 1 and 1C है, ये भी ये 1 है ना, ठीक है, एक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, समझ लो फादर का सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ऐसे तो कुछ मदर की भी लेके आई होगी ना, यहाँ पे कुछ फादर का हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, मदर का। तो क्या हो गया ये 2n, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम देखो 2C। ऐसे ही इसके साथ भी बोल सकते हैं, कोई फादर से होगा कोई मदर से होगा, 2n 2C, राइट। अब यहाँ पे बताना जरा, अगर मुझे दो, यहाँ पे मैंने 2 क्रोमोसोम के बेसिस से बात की, मेरी मर्जी में 2 की करूँ, 1 की करूँ, 3 की करूँ, 4 की करूँ, ठीक है। बताना जरा इसमें 2n 2C, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें 2n 2C है ना, वेरी गुड वेरी गुड। 1 की करो, 2 की करो, 3 की करो, 4 की करो, वो हमारे बेसिस पे वैरी होता है। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, पर हर बार हम इतने नहीं दिखा सकते। कोई टीचर्स 1 क्रोमोसोम लेके पढ़ा देता है सेल डिवीजन को, कोई टीचर 2 क्रोमोसोम लेके पढ़ा देता है, बट कंसेप्ट शुड बी सेम, इसके लिए मैंने ये रखा है, ठीक है। अब ये बताना, एक मिनट, मेरा पेन टैप का आ गया, हाँ इसका क्या होगा, क्या हुआ होगा? अरे क्या है ये, बताओ फटाफट। सी क्या है और एन क्या है? भूमिका सेज 2n 4C, राइट भूमिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑब्वियसली क्या हुआ है, सिर्फ ये जो बना था, ये फादर का था, एक मदर का था। इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम तो वही है ना, ऐसा तो नहीं फादर मदर छोड़ के और कोई दूसरे तीसरे आगे, नहीं ना। इनका सिर्फ यहाँ पे कॉपी हुआ है, सिर्फ कॉपी तो हुआ है यहाँ पे। दिस इज एस फेज, दिस इज एस फेज, एस फेज दिखा रहा है। इसलिए सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही है, फादर से आया और एक मदर से आया, सिर्फ इसकी क्या बन गई, कॉपी ही तो बनी है। दिस इज जस्ट अ कॉपी, दिस इज जस्ट अ कॉपी। तो इसलिए सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो एक ही है, बट कॉपी कॉपी बनने की वजह से अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया, ठीक है। और फाइनली जब ये डिवाइड हुआ, माइटोसिस की बात करूंगी। आई एम वेरी वी कैन से स्पेसिफिक इन हियर ओनली। क्या कह रही हूँ मैं, माइटोसिस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, माइटोसिस। और माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो क्या आएगा बताना जरा, ये क्या रहेगा अगर इसकी ही बात करूँ तो मैं, एक फादर का और एक मदर का, इसमें भी इसकी कोई कॉपी दिख रही है क्या, सेम इसकी कोई कॉपी दिख रही है यहाँ पे, नहीं। कॉपी तो थी यहाँ पे, एक इसको दे दी एक इसको दे दी, क्या रहा 2n 2C, वेरी गुड। बच्चे अभी बड़े स्मार्ट हो गए, बच्चे स्मार्ट, एक नंबर का सर। ये और ये एक है, यानी पेरेंटल, जो पेरेंटल सेल है, ऑब्वियसली पेरेंट सेल होगा ना। कैसे पेरेंट होगा, क्योंकि एक स्पर्म आया होगा, यस ये स्पर्म, और एक ओवा आया होगा, और फाइनली ये जाइगोट बना होगा, तो यही तो मेन सेल हो गया होगा पेरेंट सेल। मैंने ये प्रॉपर पहला सेल बना, ये फर्स्ट सेल बना, ठीक है। और इससे ये सेल
ये सेल आगे जाके क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक है, माइटोटिकली। देखो ये जर्म सेल की बात मैंने यहाँ पे लाई है, इसको आप अलग रखो फिलहाल, ये मियोसिस के लिए रखो। अब हम मियोसिस को टैकल नहीं कर रहे, इसको अलग रखो। ऐसे समझो कि आपके स्किन के सेल थे, आपके स्किन के सेल थे, आपके बॉडी में सभी सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। स्किन के सेल्स समझ लो कि स्किन खराब हो रही है, डेड हो गई है, और स्किन के सेल्स डिवाइड करना चाहते हैं, नए सेल्स के सेल आना चाहते हैं, तो यहाँ से शुरुआत होगी। तो पुराने सेल उनके लिए क्या रहेंगे, पेरेंट सेल रहेंगे, और उनमें ही तो डिवीजन होके नए स्किन के सेल्स बनेंगे जिनमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। देखो जैसा ये है वैसा ही तो ये है। ये कब आएगा, जब मियोसिस में आएगा, जब हम स्पर्म्स के जर्मिनल सेल्स की बात करेंगे। जब माइटोसिस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सोमैटिक सेल्स की, यानी बॉडी के सेल्स की, ठीक है। तो बॉडी में ऑलरेडी जो सेल है वही सेल्स तो डिवाइड होंगे ना, इसके लिए कोई रिप्रोडक्शन की जरूरत है क्या, नहीं। इसके लिए क्या जरूरत है, सिर्फ सेल को डिवाइड होने की जरूरत है। रिप्रोडक्शन की जरूरत कब है, जब हम कोई स्पर्म्स की या ओवा की जब बात करते हैं, तब मियोसिस की बात आती है, तब की बात अलग है, तब हम मियोसिस की बात अलग करेंगे, ठीक है। पेरेंट और डॉटर्स देखो सेम हो गए। ये था माइटोसिस का कंसेप्ट। आपका ये कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया, आई गेस समझ गए आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमने माइटोसिस तो नहीं स्टार्ट करना है, हमें देखना था क्लियर, अनुसेस क्लियर, अभी क्लियर हो गया, थोड़ा टाइम लगता है सब लोग को। अब G0 फेज लास्ट क्लास में मैंने आई गेस नहीं बताया था, हम G1 फेज तक थे, और तिलक कह रहा था कि मैम क्लियर नहीं हुआ। यस तिलक, एम आई राइट? हाँ देखो अलार्म भी बज गया, 10 मिनट है। देखो अब हम चलते हैं इंटरफेस पे, थोड़ा सा ब्रशअप जस्ट। देखो मैंने ये आपको एक बेस बना दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो क्या एकाएक वो डिवाइड होना शुरू करता है, नहीं। कोई भी बच्चा क्या पैदा होता है तो एकाएक वो बच्चा प्यूबर्टी फेज अटेंड कर लेता है और एकदम से रिप्रोडक्शन में चला जाता है क्या? मैं जस्ट एनालॉजी दे रही हूँ, इसका कंसेप्ट इसके साथ नहीं है, जस्ट एनालॉजी है ना। यस नहीं होता ना, पहले तो उसको वन बाय वन क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, चाइल्डहुड फेज आएगी, फिर थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, और फाइनली प्यूबर्टी आएगी, और फिर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा। ऐसा कुछ होता है। ऐसा ही कुछ आसपास हमारे सेल के साथ भी होता है। जैसे सेल बच्चा होता है, पेरेंट से जस्ट नया बन जाता है, पेरेंट से जब नया बन जाता है तो वो स्टेप बाय स्टेप बड़ा होते जाता है, स्टेप बाय स्टेप बड़ा होते जाता है। जैसे देखो माइटोसिस, यहाँ पे पेरेंट आया और पेरेंट ने अपने 2 सेल को डिवाइड कर दिया, बिकॉज माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन। और ये जो छोटा सा जो सेल है, ये सेल जा रहा है यहाँ पे, अभी एक नन्हा सा सेल, न्यू डॉटर सेल। अब वे धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर होगा, अपने मैच्योरिटी को प्रॉपर अटेन करेगा, और फाइनली ये यहाँ से होके एस फेज करेगा, जिसमें वो डबल हो जाएगा खुद के अमाउंट को, फिर G2 फेज आएगा, और फिर ये यहाँ पे कहेगा कि नाउ आई एम वेरी रेडी, आई एम एब्सोल्युटली रेडी फॉर द डिवीजन, और फिर ये एम फेज में जाएगा, दैट इज अ माइटोसिस। तो ये जो बीच की जो फेज है, ये जो लंबी सी फेज है, बहुत बड़ी जो फेज है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेज, बट इंटरफेज से जब वो सेल डिवाइड होता है, इंटरफेस के बाद जब वो सेल डिवाइड होता है, तो वो सेल इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो आगे जाके अच्छे से डिवाइड हो। इसके लिए इंटरफेस में उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मैच्योर किया जाता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैंने आपको 24 आवर्स के बेसिस पे समझाया था कि G1 फेज 11 घंटा लेता है, एस फेज 8 घंटा लेता है, G2 फेज का कितना था, 6 था कि 4 था, कुछ ऐसे ही था, और एम फेज कितना लेता है, 1 आवर लेता है। आप माइनस कर देना 24 में से, हाँ ठीक है, माइनस कर देना, ठीक है। G1 के लिए 11, एस के लिए 8, G2 के लिए देख लेना कितना 24 में से कितना होता है, ठीक है, और ये मैटर 4, ठीक है। तो मैंने ये ह्यूमन के बेसिस पे बताया, हर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे वेरी होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं G1 फेज पे थी, अब देखते हैं जो नन्ना मुन्ना छोटा सा जो आपका न्यू डॉटर सेल आया है,
उसके साथ ऐसा क्या क्या होगा कि फाइनली वो यहाँ तक आते आते प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा, सो दैट कि वो आगे जाके पेरेंट बने और वो नए दो सेल्स को डिवाइड करे, दो डॉटर सेल्स बनाए। ठीक है, यस। अब इंटरफेस ये हो गया था। मैं थी इस स्लाइड पे, इस स्लाइड पे सिर्फ पॉइंट्स को कोड करना है। देखो कंसेप्ट पता चला है, G1 फेज में नया डॉटर सेल आ गया है। हाँ, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, एक मिनट, ये इंटरवल है माइटोसिस, माइटोसिस और एस G1 फेज जो है ये इंटरवल है, इट इज इन बिटवीन S एंड माइटोटिक फेज, इन दोनों के फेज के बीच की फेज है, दैट्स व्हाई G1 फेज इज अ इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाई नॉट डीएनए रेप्लिकेशन? वो डायरेक्ट नहीं लिख रहा, वो इनडायरेक्ट बता रहा है। एस फेज ना लिखते हुए क्या बता रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन की फेज हमें पता है, दैट इज अ एस फेज। ठीक, अब सेकेंडली वो क्या कह रहा है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये जो सेल है, नन्हा सा सेल, वो सब काम तो कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब धीरे धीरे उसका उसके बॉडी में जो भी अमीनो एसिड्स थे, जो भी एटीपी था, जो नए नए न्यूक्लियोटाइड थे नए नए डीएनए बनाने के लिए, सब कुछ बन रहा है। बट वो सिर्फ वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, मींस वो अपनी कॉपी नहीं बना सकता G1 फेज में, क्योंकि वो छोटा सा है। G1 फेज ऐसी फेज है जिसमें सेल रेडी होता है, नया सा सेल, न्यू डॉटर सेल रेडी होता है फॉर इट्स अपकमिंग इवेंट। एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट अपकमिंग इवेंट? दैट अपकमिंग इवेंट इज एस फेज। और एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए कॉपी होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होगा या डीएनए कॉपी होगा तो इतनी बड़ी जो चीज होगी, तो इट रिक्वायर्स lots of enzymes, it requires lots of enzymes, it required proper shape of डॉटर सेल। डॉटर सेल का शेप प्रॉपर होना चाहिए, उसके पास लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, उसके बाद अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास अमीनो एसिड्स होने चाहिए, आरएनए होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, तो ही वो कहेगा कि अब तुम अंदर आ सकते हो, अब तुम एस फेज में आ सकते हो। अगर G1 फेज में किसी सेल ने प्रॉपर शेप अटेन नहीं किया और वो छोटा सा ही रह गया, और वो छोटा सा ही रह गया, तो कभी भी वो एस फेज में जा नहीं पाएगा। यहाँ पे वो साइकिल क्या हो जाएगी? अरेस्ट हो जाएगी। कब तक अरेस्ट होगी? जब तक वो अपना साइज प्रॉपर अटेन नहीं करता। सेल साइज अटेन करना मीन्स सेल के अंदर सब कोई चीजें प्रॉपरली प्रॉपर अमाउंट में फॉर्म होना, प्रॉपर अमाउंट में फॉर्म होना, उसको कहते हैं कि सेल का साइज अटेन होना। साइज अटेन होना, सेल का वॉल्यूम तो बढ़ेगा, सेल का वॉल्यूम तो बढ़ेगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा सेल। इसका मतलब भी है कि सेल के अंदर के सभी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स वो सेल में कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्टिव है, एटीपी बना रहा है। सेल के अंदर के जो जितने भी राइबोसोम्स होंगे वो भी तो काम कर रहे होंगे, वो भी तो अमीनो एसिड्स को बना रहे होंगे, मीन्स प्रोटीन बना रहे होंगे। आरएनए भी हेल्प कर रहा होगा, डीएनए से आरएनए इंफॉर्मेशन ला रहा होगा और आगे प्रोटीन में उसको कन्वर्ट कर रहा होगा। मींस ये सब कोई प्रोसेस होगी, तो इसके लिए हम कहेंगे कि G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, सिर्फ वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइमेटिक मशीनरी है, स्पेशली फॉर रेप्लिकेशन, दैट एंजाइमेटिक मशीनरीज आर एब्सेंट इन G1 फेज। वो G1 फेज में है नहीं, वो S फेज में है। इस फेज में जब आओगे तभी आपको वो सब कुछ मिलेगा। 10 पास होंगे तो ही आपको 11th की टेक्स्ट बुक पढ़ने को मिलेगी, वैसी वाली बात है। प्रॉपर साइज लेके आओ, प्रॉपर साइज रहेगा तुम्हारे पास सब कुछ चीजें रहेगी, तो ही वो तुम एस फेज में आगे जाओगे, और तब तुम्हें वो सब एंजाइम्स प्रोवाइड होंगे जो कि किसी सेल को, किसी डीएनए को कॉपी बनाने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। इसमें सेल का साइज बढ़ता है, सेल के अंदर के न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ते हैं, एटीपी का जनरेशन होता है, प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं, आरएनए बनते हैं। सिर्फ एक डीएनए से
एक डीएनए से दो डीएनए नहीं बनते, यानी डीएनए कॉपी नहीं होता, डीएनए कॉपी नहीं होता, कॉपी वर्क के लिए एस फेज है। ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन ऑकर, और यहाँ पे सम ऑर्गेनली डुप्लीकेशन ऑकर मीन सभी सेल की ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट नहीं होगी, सभी सेल्स की ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट नहीं होगी, ठीक है। अब इफ द सेल डिवाइड्स फ्रीक्वेंटली, सम सेल ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन होगा, बाकी सेल ऑर्गेनेलीज का डुप्लीकेशन बाद में भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है। इफ सेल डिवाइड फ्रीक्वेंटली देन इट हैज अ शॉर्टर जीवन फेज। फटाफट बताते हैं, सेल अगर कोई सेल को फटाफट डिवाइड होना है, फॉर एग्जांपल अवर स्टेम सेल्स, आपके बोन मैरो के अंदर, अगर ये आपके हड्डी है, आपका बोन है, इसके अंदर एक बोन मैरो होता है, ठीक है, लेस देन 1 मिनट है, इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, वो स्टेम सेल्स आगे जाके ब्लड बनाते हैं, ब्लड मीन्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने में क्या बहुत बहुत टाइम नहीं देना चाहिए, इट रिक्वायर्ड फास्टली, फटाफट स्टेम सेल्स को फटाफट बनाने होते हैं, डब्ल्यूबीसी 3 दिन में मर जाती है, आरबीसी को ठीक है 120 दिन मिलते हैं, उसकी बात अलग है, ठीक है। तो ये फटाफट बनने चाहिए ना, कितना टाइम लगेगा, देर अगर 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 जीवन फेज लंबी हो जाती है कोई भी सेल की, तो टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा सेल टाइम ज्यादा दे सकता है, तो उसमें जीवन फेज लंबी रहेगी, और जो सेल्स को फटाफट डिवाइड होना है, ऐसे सेल्स में जीवन फेज शॉर्ट रहेगी, जो रैपिडली डिवाइड होते हैं। और ऐसे कौन से सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में रैपिडली डिवाइड होने वाले, हमारे बॉडी के स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स जो रैपिडली डिवाइड होते हैं, जिनमें जीवन फेज क्या रहेगी, छोटी रहेगी।